मध्य प्रदेश का एक गांव है धर्मपुरा, जहां मक्खनलाल अहिरवाल अपनी एक छोटी सी फैमिली के साथ रहता था। वो बहुत ही ज्यादा गरीब था एंड बचत के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं था, बट ले दे के फिर भी उसका जीवन कट रहा था। लेकिन बेटी जब उसकी 16 साल की होती है तो समाज और रिश्तेदारों की तरफ से उस पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। लोग कहने लगते हैं, भाई उम्र हो गई है अब बेटी की, अभी शादी कर दे वरना उम्र निकल जाएगी इसकी। बेटी सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन बाहर वालों के ताने और उसकी खुद की मजबूरी ने उसे बेटी की शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। अब शादी के लिए कपड़े, ज्वेलरी, खाना, दहेज सब उसे खुद से अरेंज करना पड़ा। मक्खनलाल के पास पैसा तो था नहीं, इसलिए शादी का इंतजाम उसको उधारी लेकर करना पड़ा। सरप्राइजिंग बात यह थी कि उस पर पहले से ही लगभग 1 लाख रुपए का कर्ज था एंड अब शादी में और 1.5 लाख का कर्ज बोरो करना पड़ गया उसे। शादी तो धूमधाम से हो गई, बट उसे अब ये इतना बड़ा कर्ज चुकाना था, और वो भी दिए हुए टाइम पर। तो इसीलिए वो शहर में जाकर मजदूरी का काम करने लगा। उसको बस ये था कि शहर आकर 4 पैसे फालतू मिल जाएंगे जिससे वो जल्दी कर्जा चुका सकेगा। बट शहर जाने का उसका ये फैसला उसको ही भारी पड़ गया, क्योंकि वहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने उसकी मजबूरी को भांप लिया एंड उसका खूब फायदा उठाया। उसे ज्यादा पैसे देने का लालच देके उससे बहुत ओवर टाइम कराया, बट फिर भी उसे पूरा पैसा नहीं दिया गया। आप ये मान सकते हो उसकी हालत एक तरह से बॉन्डेड लेबर वाली बन गई थी, यानी ऐसे हालात जिसमें कोई इंसान बहुत मजबूरी में कोई काम कर रहा है बट उसे वो छोड़ नहीं सकता क्योंकि कर्ज में दबा हुआ है वो। अच्छा, आपको शायद लग रहा होगा मैं कोई फिक्शनल स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, बट ये कोई स्टोरी नहीं, एक रियल लाइफ इंसिडेंस है जिसे reuters.com के इस आर्टिकल में पब्लिश भी किया गया है। इतना ही नहीं, एक रेडिट के यूजर ने रेडिट पर अपनी एक ऐसी ही आप बीती शेयर करी, जहाँ पर उसने बताया कि उसकी फैमिली की शुरू से ही फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, बट बाहर वालों को उन्होंने कभी ये फील नहीं होने दिया। लेकिन इस फैमिली में भी जब बेटी की शादी का नंबर आया तो घर वालों ने सोचा कि यार शादी भी धूमधाम से करेंगे। काफी सारे रिश्तेदार बुलाए गए, पड़ोसियों को इनवाइट किया गया, कपड़े, ज्वेलरी सब कुछ टॉप नॉच अरेंज किया गया। बट इतने पैसे तो उनके पास भी नहीं थे, इसीलिए उन्होंने 15 लाख रुपए का लोन ले लिया। ये लोन वहाँ के लोकल मनी लेंडर से लिया गया था, जहाँ ब्याज की दर बहुत ज्यादा थी। उस टाइम तो घर वालों को ये लगा कि बाद में सब मैनेज हो जाएगा। एक लड़का उनका पढ़ाई कर रहा था, उन्होंने सोचा कि डिग्री आने के बाद उसकी एक अच्छी सी नौकरी लग जाएगी और सारा कर्ज खत्म हो जाएगा। बट आगे चलकर वैसा कुछ भी हुआ नहीं। लड़के के पास डिग्री तो आई बट कहीं पर नौकरी नहीं लगी उसकी, जिस वजह से वो कर्ज चुकाना उन्हें बहुत भारी पड़ गया। ब्याज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। हालत इतनी खराब हो गई कि घर के बेसिक खर्चे निकालने भी उनको बहुत भारी पड़ने लगे। आज तक भी उनकी फैमिली लोन के बोझ तले स्ट्रगल कर रही है। और ये भी कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये भी एक रियल इंसिडेंस है जिसे हिंदुस्तान टाइम्स ने पब्लिश भी किया है। मतलब आप सोचो, एक शादी जो एक दिन के लिए की जाती है, कैसे वो कुछ लोगों की जिंदगी का चैन सुकून ही छीन लेती है। और ये सिर्फ 1-2 केस नहीं है, ऐसे ही इंडिया में करोड़ों लोग करते हैं। वो सिर्फ शादी के दिन अपनी जिंदगी की पूरी कमाई का 20% तक पैसा खर्च कर देते हैं। इंडिया में हर दिन लगभग 27,000 शादियां होती हैं और हर शादी में ऑन एन एवरेज 36 लाख रुपए खर्च होते हैं, जिसको अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो सिर्फ इंडिया के टॉप 5% लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते हैं। बट सभी ऐसा कर पाते हैं क्योंकि अल्टरनेट ऑप्शंस हैं उनके पास, ऑप्शंस लाइक लोन या उधार, भले ही फिर बाद में उसको चुकता करने में कितने ही साल क्यों ना लग जाए। एंड ये चीज घटने की जगह और ज्यादा बढ़ रही है। अभी सिर्फ 2 साल पहले एवरेज वेडिंग की कॉस्ट 25 लाख रुपए थी, लेकिन आज 2025 में ये 36 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। और इसका मेन रीजन पता है क्या है? सोसाइटी में अपना नाम कमाना है एंड लोगों को दिखाना है कि हम भी किसी से कम नहीं है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1947 से पहले जब भारत ब्रिटिश राज के अंदर था, उस टाइम की शादियां आज की शादियों से बहुत अलग होती थी। उस वक्त एक मिडिल क्लास फैमिली की पूरी शादी सिर्फ 300 से 800 रुपए में निपट जाती थी, जो आज के हिसाब से 30 से 50 हजार के आसपास होता है। उस टाइम शादी का मतलब सिंपल था, घर के आंगन में एक छोटा सा मंडप, घर का बना खाना और आसपास के कुछ मेहमान, बस। इसके अलावा डेकोरेशन के नाम पर हाथ से बनाई रंगोली या फूलों की मालाएं, इतना इनफ था। मतलब उस टाइम शादियां ज्यादा दिखावा नहीं बल्कि एक रिचुअल और फैमिली बॉन्डिंग का इवेंट होता था। लेकिन 1947 में आजादी के बाद धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। देश जब इंडिपेंडेंट हुआ, सोसाइटी का मिडिल क्लास सेक्शन उभरने लगा। लोगों ने बाकी चीजों के साथ साथ शादियों का भी बजट बढ़ाना शुरू कर दिया। 1950s और 60s के दौरान मिडिल क्लास फैमिलीज का शादी का बजट 2 से 3 हजार तक पहुंच गया, जो कि आज के टाइम के हिसाब से 2 से 3 लाख रुपए के बराबर है। मेहमानों की लिस्ट बड़ी होने लगी। इनफैक्ट शादियों में कंपटीशन आने लगा, कौन कितने ज्यादा मेहमान बुला रहा है, कौन कैसा खाना खिला रहा है। लेकिन फिर 1962 में जब इंडिया और चाइना की वॉर हुई और कुछ ही साल बाद 1965 में इंडो पाकिस्तान वॉर हुई,
तो इन दोनों ही वॉर्स ने देश की इकोनॉमी को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया, स्पेशली खान पान के मामले में। फूड शॉर्टेज इतनी बड़ी समस्या बन गई कि सरकार को सोचना पड़ गया कि रिसोर्सेज कैसे बचाए जाएं। तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चीज़ों पर फिजूल खर्ची को रोकना होगा, और शादियां सबसे बड़ी जगह थी जहां फूड सबसे ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। इसी चीज़ को देखते हुए सरकार को मजबूरन गेस्ट कंट्रोल एक्ट लाना पड़ा। इस एक्ट में शादियों में बुलाए जाने वाले मेहमानों की मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी गई, सिर्फ 25 गेस्ट्स, जिसका ऑब्जेक्टिव सिंपल था, जितना कम खाना होगा उतना ही कम वेस्ट होगा और उतना ही कम फाइनेंशियल बर्डन फैमिलीज पर आएगा। शुरुआत में दोस्तों इसका असर दिखा भी। वेडिंग एक्सपेंसेस गिरने से फूड वेस्टेज 70% तक रिड्यूस हो गई और मिडिल क्लास फैमिलीज ने अपनी उन सेविंग्स को एजुकेशन और छोटे बिजनेस में लगाना शुरू कर दिया। मतलब एक तरह से शादियों पर रिस्ट्रिक्शंस ने सोसाइटी को फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल कर दिया। बट ये सिस्टम ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया, क्योंकि लोगों को अब ये लगने लगा कि यहाँ उनकी पर्सनल फ्रीडम पर अटैक हो रहा है। शादी जिसे वो अपना पर्सनल और कल्चरल सेलिब्रेशन मानते थे, उस पर रिस्ट्रिक्शंस लोगों को हजम नहीं हुई, जिससे धीरे धीरे इस एक्ट को पार्शियली खत्म कर दिया गया और शादियां फिर से अपने पुराने ट्रैक पर लौट आईं। मतलब दिखावा और इज्जत का कंपटीशन। फिर आता है 1991, जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी पूरी दुनिया के लिए खोल दी और लिबरलाइजेशन के साथ साथ एक नए दौर की शुरुआत हुई। अब फॉरेन ब्रांड्स भारत में आने लगे, नौकरियां इंक्रीज हुई, जिससे लोगों की इनकम और परचेसिंग पावर बढ़ने लगी। और जहां इनकम बढ़ती है वहां ऑटोमेटिकली खर्चे भी बढ़ जाते हैं, जिससे फिर बाद में शादी का कल्चर भी फिर से ट्रांसफॉर्म हो गया। अब लोग घर के आंगन से बाहर निकलकर होटल्स और बैंकेट हॉल्स में शादी करने लगे। उन्हें लगता था कि ऐसा करने से सोसाइटी में उनकी इज्जत बढ़ेगी, और नो डाउट उस टाइम पर ऐसी शादियों को अटेंशन मिल भी रही थी। एंड इसके बाद जब फिर मूवीज और टीवी सीरियल्स का दौर आया, तो उन्होंने तो फिर शादियों की डेफिनेशन ही बदल दी। हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, विवाह, बैंड बाजा, बारात। मतलब सिनेमा ने शादियों को एक ऐसे इवेंट में बदल दिया जहां डांस, डिजाइनर कपड़े और ट्रेडिशंस, ये सब कुछ मिलाकर ही एक परफेक्ट शादी होती है। इन मूवीज ने एक मैसेज दिया कि शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, इसीलिए इसे इतना ग्रैंड बनाओ कि लोग सालों तक याद रखें। ये एक थॉट ऐसा था जिसने मिडिल क्लास फैमिली को डीपली इम्पैक्ट किया। और फिर यहीं से शुरू होता है बिग फैट वेडिंग्स का दौर। बिग फैट वेडिंग का मतलब आप बस ऐसे समझ लो कि जहां एक शादी में आपका काम 5 लाख से भी चल सकता था, बट वहीं आपने 30 लाख रुपए खर्च कर दिए। एंड रीजन उसका सिर्फ एक ही है, हम किसी से कम हैं क्या। अच्छा, पेरेंट्स के जमाने में तो ग्रैंड शादी का क्रेज फिल्मों से आता था। हमारे जमाने में ये जिम्मेदारी अब सोशल मीडिया ने संभाल ली है। हर दिन कई वेडिंग रील्स सोशल मीडिया पर अपलोड होती हैं। फुल प्रीमियम अंदाज में शाही लोगों की तरह शादियों को दिखाया जाता है। ऐसे ही मान लो आपको भी कोई रील दिख जाती है जिसमें एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर दुल्हन की हेलीकॉप्टर से उतरते हुए वीडियो क्लिप निकाल रहा है। रिसेप्शन के दिन आसमान में ड्रोन्स दूल्हा दुल्हन का नाम लिख रहे हैं। संगीत वाले दिन नेशनल सिंगर परफॉर्म कर रहा है। सब कुछ एकदम राजाओं की तरह सेटिस्फाइंग एंड परफेक्ट। अब जब इसके बाद फिर आपकी खुद की शादी की प्लानिंग स्टार्ट होगी, तो बहुत ज्यादा चांस है कि उस टाइम ऐसी ही रील्स घूमेंगे आपके माइंड में, और आप प्लानिंग करोगे कि यार हेलीकॉप्टर नहीं तो BMW तो होनी ही चाहिए, नेशनल सिंगर नहीं तो लोकल सिंगर तो होना चाहिए, प्री वेडिंग शूट दुबई में नहीं तो कम से कम जयपुर में तो होना ही चाहिए। एक ही बार तो शादी आती है, उसमें भी अपने मन की नहीं की तो क्या फायदा। एंड अब उधर बेटी वालों पर अलग प्रेशर, लड़के वाले इतनी आलीशान शादी कर रहे हैं, हमें भी खुलकर पैसा लगाना पड़ेगा। कुछ कमी रह गई तो वो क्या कहेंगे, हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। मतलब ये एक लूप की तरह है जो एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है एंड हर किसी को इम्पैक्ट करता है। अब देखो, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, मेरे इन सब बातों का ये मतलब नहीं है कि एक्सपेंसिव शादियाँ गलत हैं या आपको अपनी शादी बड़े लेवल पर नहीं करनी चाहिए। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल करो। शादी तो एक खुशी का मौका है और हर इंसान का उसे सेलिब्रेट करने का अपना तरीका होता है। और सच कहूँ तो इस इंडस्ट्री के पीछे भी हजारों लोगों की रोजी रोटी चलती है। वेडिंग प्लानर्स, डेकोरेटर्स, गार्ड, मेहंदी आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स, इवेंट मैनेजर, म्यूजिशियंस, टेंट वाले, कितने ही लोग हैं इसके पीछे। इंडिया की वेडिंग इंडस्ट्री का साइज आज लगभग 4,50,000 करोड़ से भी ज्यादा का है और इससे 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। मतलब एक शादी सिर्फ 2 परिवारों को जोड़ती नहीं है, बल्कि एक पूरी इकोनॉमी को चलाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम इज्जत या स्टेटस के प्रेशर में आकर अपनी कैपेसिटी से भी बाहर जाकर खर्च करने लगते हैं, जिससे फिर ये एक दिन की खुशी बाद में हमको सालों तक का दर्द दे जाती है। तो मेरा मैसेज सिंपल है, शादी को सेलिब्रेट करो, जरूर बढ़िया बनाओ, लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, क्योंकि असली इज्जत महंगी कार्स, लेविश वेन्यू या डायमंड ज्वेलरीज में नहीं, शादी के बाद एक हैप्पी और मैरिड लाइफ में होती है। बाकी आपकी इस टॉपिक को लेकर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो डेफिनेटली आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी। स्क्रीन पर लगा दी है, इसको जरूर देखना। जय हिंद।